बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ तारिक मुतीन सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार हैं, आप इन्हें सुनते हैं। जुमे का आज दिन है। अभी जो अहम मामलात इस वक़्त आपके सामने मिलिट्री अदालतों से जो सज़ा 60 सिविलियन को मिली है, ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। यूरोप और अमेरिका का दबाव भी था, उसके बावजूद ये सज़ा देना एक ऐसे मौके पर, क्या ये फेस सेविंग है, सेफ एग्ज़िट है? इस पे हम तफ़सील से बात करेंगे तारिक भाई के साथ। रिचर्ड ग्रनेल की बमबारी जारी है, लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रही हैं और फंड्स की तहकीकात के लिए जो पाकिस्तानी एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी, इन दोनों को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। ये बड़ा अहम मामला है जो यूएस एड तक जा रहा है और उसमें बाकायदा तौर पर आईएमएफ को जिस तरह टैग किया गया, ये एक आने वाले दिनों में बड़ा सीरियस इश्यू होने जा रहा है। हुकूमत शायद इसे समझने से कासिर है कि मैदान में वो किन लोगों को छोड़ रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, अब उनके बारे में ज़्यादा बताना मैं क्या मुनासिब समझूँ। बाकी जो ख्वाजा आसिफ साहब और उससे पहले जावेद लतीफ़ और एहसन इकबाल जो ट्वीट्स कर चुके हैं, उसका नतीजा आपने देख लिया। अभी तक कोई सरकारी तरीके से इनका कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा। ये रिचर्ड नेल को मुसलसल ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बिलिटल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है। जब उसकी जो प्रोफ़ाइल मेरे सामने मौजूद है, आज अमेरिका में मेरे एक दोस्त पॉलिटिको में काम करते हैं, उन्होंने जो भेजी वो बड़ी हैरानकुन है कि उसे नेशनल डायरेक्टर का ओहदा भी ऑफ़र किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसका उसने इनकार किया। जो मौजूदा एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल है, उसके साथ दोस्ती और उस ओहदे में उसकी बड़ी अहम कहा जाए कि उसके कहने पर अगर लगा गया। और इसके अलावा जो ट्रंप ने उसे स्टार का अपनी कैबिनेट में खिताब भी दिया हुआ है। बड़ा सीज़न्ड डिप्लोमेट है, सफारती हलकों के बाद अपनी एक बहुत बड़ी फ़र्म जो लॉबिंग फ़र्म है वर्ल्ड की, जो यूरोप अमेरिका के रिलेशनशिप है वो चला रहा है। फॉक्स न्यूज़ में एक बहुत बड़े एनालिस्ट के तौर पर भी ये काम कर चुका है। और मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी स्टेट है, वज़ीर ख़ारजा, उसके दौड़ में दूसरे नंबर पे इसका नाम था और हुकूमत इसे बड़ा लाइट ले रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या इनकी पोकर गेम है, मतलब छुपाने की कोशिश है, ये कहाँ मामला जाएगा। इसके अलावा अमेरिका से ये आफिया सिद्दीकी का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आप वो वापस करें तो इमरान खान की रिहाई होगी। और जो सबसे अहम मामला, इमरान खान को मशरूत रिहाई, अभी हाउस अरेस्ट का मामला वो आपके सामने आया, उस पर तफसील से आपने वीलक देखा होगा। और इमरान रियाज का मामला भी हमारे सामने है। तारिक भाई के पास ज़ाहिर है बहुत इन्फॉर्मेशन है, माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े इन्फॉर्मेटिव जर्नलिस्ट हैं, तहकीक भी करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका स्टाइल है। तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मिलिट्री अदालतों से जो सज़ा हुई, ये आपको पता है 60 सिविलियन, जो दबाव इतना था, अमेरिका यूरोप पाबंदियों की तरफ जा रहा है, वीज़े बंद करने और सैंक्शंस की तरफ, और इंसानी हकूक आईसीपीआर का मुआहदा टूट रहा है। यहाँ इन्होंने दूसरा काम कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? शायराना अंदाज में सभी साहब, आपको और आपके देखने वालों को सलाम के बाद मैं अर्ज करूंगा, ये जो फौजी अदालतों से सजा हुई, आ, इस बसद एहतराम कि ये तकाजा भी है, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा, तो वो कसूर निकल आया है। फौजी अदालतों से सजाएं हो गई हैं और 100% कन्विक्शन रेट है इसमें। कोई बेगुनाह नहीं निकला। 105 कैदी थे इनके पास, तमाम 105 अफराद जो है वो सजावार ठहरे हैं, कसूरवार ठहरे हैं। मुलजिम से मुजरिम तक का सफर उन्होंने तय कर लिया है। और जो फौजी अदालत है ये कोई अदालत नहीं है। यानी अगर ये फौजी अदालत है फौज के मुलाजिम के लिए तो ये फौजी अदालत है, लेकिन अगर ये शहरियों के लिए फौजी अदालत है तो ये कोई अदालत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहां जज, ज्यूरी, जल्लाद तीनों इन्हीं के पास होते हैं। ये जो फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए, अता तारड़ साहब बता रहे थे, तो बात यह कि क्या यहां मीडिया कवरेज थी? तो नहीं थी। इन लोगों को एक्सेस था अपने वकील तक, इन लोगों तक इनकी फैमिली का एक्सेस था, इनके पास राइट ऑफ अपील होगा, ये तमाम वजूहात बताते हुए इसे फेयर ट्रायल कहा जा रहा था। एक खबर और आपके नाजरीन के लिए, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो होता है ना ड्राइंग रूम में, बैठकों में, उसके बाद कॉफी टेबल पे बैठ के ये बात हो रही है कि आज जुमे के दिन आज कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे जरा एतराज करने वालों की तसल्ली होगी। इसमें कुछ चीजें होंगी जो हुकूमत की जानिब से होंगी, आकर बताएंगे कि ठीक है, ठीक हुआ है, क्यों ठीक हुआ है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो पावर कॉरिडोर्स की जानिब से भी आ सकती हैं और ये बताया जा सकता है कि जो ठीक हुआ है वो ठीक क्यों कहा जा रहा है, क्यों ठीक हुआ है। तो ये दावा किया जा रहा है। बहरहाल हमारे तारिक भाई, ये सामने किस पे, अगर ये जो सजाएं हुई हैं, इस मामले पे बात करेंगे वो लोग? आज मुमकिन तौर पर ये खबर आ रही है कि इस बारे में बात की जा सकती है, आज या कल में ये बात हो जाएगी और शायद तशफ़ी करवाई जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ये कोई अदालत मेरी राय में तो नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं।
ये कहा गया कि चूंकि इन लोगों ने फौजी तंसीबात पे, दिफाई तंसीबात पे, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था, इसलिए ये लोग फौजी ट्रायल के सही तौर पर हकदार ठहरे और इनको सजा हो गई। एक धरना था सेनेटर मुश्ताक साहब का इस्लामाबाद में सेव गजा फाउंडेशन के सेफ तहत। गजा जी उस सेव गजा फाउंडेशन के तहत होने वाले धरने में सोए हुए लोगों पर एक गाड़ी चढ़ दौड़ी, उस गाड़ी से कुचलकर 2 लोग जान बाहक हुए। उस गाड़ी को चला रहे थे एक नौजवान लेफ्टिनेंट साहब, नई ऑफिसर। जी वो गिरफ्तार हुए, पुलिस उनको ले गई। उसके बाद वहां पहुंचे उनके रिटायर्ड ब्रिगेडियर वालिद, और उन्होंने पहुंचकर कहा कि इसको आपको मिलिट्री की तहवील में देना होगा। अब ये खुद पहुंच गए थे और ये खुद पहुंच के डिमांड कर रहे थे, जो कोई तरीका नहीं है। यानी पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करेगी तो पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी, या अगर फौजी हुक्काम भी उसे डिमांड करेंगे तो वो अदालत तक जाएंगे, अदालत से डिमांड करेंगे, अदालत पुलिस को हुक्म देगी, बिल्कुल एंड वी सी अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलोड। ये हुआ नहीं, और इसके बगैर फौजी हुक्काम आए और उसको ले गए। हुदूद क्या थी? शहरी हुदूद थी। जो जान से गए वो कौन थे? वो शहरी थे। जिसने ये क्राइम किया वो किस गाड़ी में था? वो सिविल गाड़ी में था, वो सिविल गाड़ी में था। जी हुदूद भी सिविल थी, और उसको सिविल अदालत में ट्राई नहीं किया गया। मिलिट्री हुक्काम आए और आकर उसको ले गए, और वो चला गया फौजी तहवील में कि उसका फैसला वहीं होगा। तो अगर इस तरह से करना है तो क्या इसे जस्टिस कहा जाएगा? मेरी राय में ये किसी भी तौर इंसाफ नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। बिल्कुल सही तो बात। ये जो अच्छा शहरियों का मामला है, इन जी शहरियों का कानून ट्रायल होता। वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में, यंग वसीम मलिक, वो खबर देते हुए कहने लगे कि एएनएफ वाले जो होते हैं वो प्रोसिक्यूट करते हैं, रेलवे वाले खुद प्रोसिक्यूट करते हैं, बट वो प्रोसिक्यूट करते हैं, जो सामने जज होता है वो जज होता है, वो कोई ब्रिगेडियर या कर्नल नहीं कर्नल या होता आर्मी ऑफिसर नहीं होता, या वो कोई एएनएफ ऑफिसर या रेलवे ऑफिसर नहीं होता। तो इन लोगों को जाहिर है कि उनका अपना वकील, उनका अपना एक सिस्टम सिविल अदालतों में आके केस कर सकता था। बिल्कुल और तब भी मैं ये कहता हूं कि उनका उन अदालतों में अच्छा खासा इंपैक्ट होता, क्योंकि जाहिर है किसी सिविल वकील से ज्यादा इंपैक्ट होता। तो उनकी अपनी अदालत में एक सिविल वकील का क्या इंपैक्ट होगा? एक ये मेरा सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसमें तारिक भाई अदालतों में तो खैर वो मांगेंगे सबूत लेकर आए। इमरान खान ने का तो सीसीटीवी फुटेजेस पेश करें, वो उनके पास नहीं थे। वो बयानात भी इन्होंने उससे ट्रायल से पहले ही लोगों के जारी कर दिए। वो इटसेल्फ एक मुकदमे की शफाफियत के लिए एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। फिर हमने देखा माजी में भी जिस तरह फौजी भी पीटीवी की दीवारें फलांगते हुए वज़ीर आज़म को बरतरफ करने के लिए 111 ब्रिगेड जाता रहा। मार्शल लॉ लगते रहे, मुशर्रफ को फांसी का हुक्म हुआ लेकिन वो कभी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा नवाज शरीफ ने जो तैयारा मुशर्रफ साहब का, आपको याद होगा अगवा वाला मामला था, वो भी ऐसे ही हवा में दफन हुआ, कोई मामला। और 25 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के जो शहीद हुए 9 मई को, उनका क्या बनेगा? उनको किसी ने पूछना नहीं कि किसने शहीद किया, क्यों किया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस सिलसिले में लीगल बैटल लड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर बड़े ऑब्वियस फ्लॉज मौजूद हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर होते तो क्या इतने फ्लॉज होते? मेरा ख्याल है फ्लॉज हमेशा हो सकते, गलती हमेशा हो सकती, लेकिन इतनी फाश गलतियां ना होती। दूसरा, आप इतनी बड़ी बड़ी मिसालों को छोड़िए, अभी 26 नवंबर को सबसे ताजा वो लोग जिन्होंने धक्का दिया था उस कंटेनर के ऊपर मौजूद शख्स को, जिसको वहां 4 लोग थे, वो आसानी से काबू कर सकते थे। अगर गिरफ्तार भी करना था तो गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने धक्का दे दिया। वो कम से कम 30 फीट की हाइट थी, उस 30 फीट की हाइट से उन्होंने धक्का दे दिया था। तो ये तो सीधा सीधा केस था कि इन लोगों से पूछा जाए कि कैसे किया जा सकता है। मगर हम इतनी बड़ी बड़ी मिसालें छोड़ें, ताजा तरीन मिसालें, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ये जो अभी मैंने सेव गजा फाउंडेशन वाली मिसाल दी, कुछ नहीं हुआ। तो हमें पता चलना चाहिए बहुत सी चीजें जो हमें पता नहीं चली हैं और इन मिलिट्री अदालतों में पता नहीं चलती हैं। ये बड़ी रीसेंट एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो अच्छा, ये जो अभी ट्रायल होता है, जी तारिक भाई, अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सजा अभी यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने, बर्तानिया ने, तकरीबन उसके बाद 3-4 और इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स की एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत सब ने इसको कंडेम किया।
अब आपको क्या लगता है, लेकिन उन्होंने इस दबाव, हालांकि बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, जीएसपी प्लस स्टेटस है, उसके अलावा सैंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आईएसपीआर के सीसीपीआर का जो मुआहदा इन्होंने तोड़ा है इंसानी हकूक़ का। आपको क्या लगता है कि ये फ़ौरन रिटेलिएशन में सज़ा देना, ये क्या फेस सेविंग है? इन्हें पता है अदालतों में जाएँगे, हाई कोर्ट में जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, वहाँ से ये कालादम हो जाएँगी, ये सिस्टम को दबाने का तरीका है, या ये कि हम जाओ जो करना है कर लो, वो वाला मामला है? अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि ये अगली अदालतों में जाएँगे और वहाँ पर ये कलअदम हो जाएँगी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। ये जो फौरी-फौरी काम किया गया सॉरी था। सॉरी तारिक भाई, इसमें मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, आज मेरी 2-4 लोगों से बात हुई, उसमें एक प्रोसेस उन्होंने ये रखा हुआ है कि पहले ये आर्मी चीफ के पास जाता है मामला, वो जी, बिल्कुल, इसकी सज़ा बिल्कुल। बरकरार रखते हैं या नहीं, रहम की जी, अपील, या उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट आईनी जी। पोज़ीशन देखती है कि केस सुना जाएगा या नहीं, उसके बाद फिर सदर ममलकत के पास। तो ये मैं इसका मैं ड्यू अपना प्रोसेस हंच है। मैं अपना जी, हंच आपको बताऊँ। जी, जी। अ, पहले तो मुझे लगता है ये जो छोटी सज़ाओं वाले लोग हैं, यानी कि 2 बरस तक की सज़ाओं वाले जो लोग हैं, इनके मामले में रहम की अपील मुझे लगता है कि मंज़ूर हो जाएगी। जो बड़ी सज़ाओं वाले लोग हैं, इनके मामलात फिर अगली अदालतों में वहाँ पर चैलेंज होंगे, और वहाँ जब चैलेंज होंगे तो ये जाएँगे आईनी बेंचेस के पास, हाई कोर्ट में भी। जी। तो चूंकि ये सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं, ये भी आईनी बेंच से आया, तो ये आईनी बेंचेस के पास ही जाएंगे। तो मुझे वहां चांस कम नजर आता है, क्योंकि हुकूमत ने बाजू मरोड़ के तरमीम भी की, और हुँ, बाजू मरोड़ के ही उसमें अपनी अक्सरियत रखी, मर्जी के जजेस रखे। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी ये मुश्किल होगा। तो इसलिए इसका अगली अदालतों में उड़ जाएंगे आसानी के साथ, कुछ में हो जाएगा, लेकिन मेजर केसेस में बहुत मुश्किल है कि ये ओवरटर्न हो। ये मुझे लगता है कि बरकरार रहेंगी सजाएं, इसका इम्कान कम है। अब तो आप पूछ रहे थे इंटरनेशनल कि दबाव। बैन अवी दबाव, देखिए वो जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जी, ICCPR, क्लॉज जी, 14 की बड़ी बात हो रही है। जी, जी। तो ये बैन अवी दबाव को छोड़िए, हमारे यहाँ जो हमारा अपना आइन है, उसके लिए कहा गया। अमेरिका ने जब अपना स्टेटमेंट जारी किया, तो इस स्टेटमेंट में कहा कि आपको अपने आइन के मुताबिक चलना होगा। तो उन्होंने हमें हमारा आइन याद दिलाया। हुँ, ये मामला हुआ। मेरा ये ख्याल है कि ये शायद फैसला किया गया है कि हम इस मामले में बैन अवी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। तो अब इसका नतीजा जीएसपी प्लस पे पड़ सकता है। मुझे लगता है कि पड़ेगा। उसका नतीजा जब जीएसपी प्लस पे पढ़ने के बाद हम देखेंगे, तो हमें कुछ रियायतें मिली हुई हैं, जीरो टैक्स पर हम वहां पे काम कर रहे हैं। जी, हमारा जो बिजली का रेट है, हमारे जो दीगर टैरिफ है और जो टैक्सेशन है, उसके बाद अगर जीएसपी प्लस हट जाता है, तो हम वैसे भी कंपिटिटिव प्राइस पे बांग्लादेश को, इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में हार्डली कंपीट करते हैं। ये जीएसपी प्लस हट जाएगा और हम टैक्स रिजीम में उनकी आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये बहुत बिल्कुल। मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम उस प्रेशर के बाद जाके करेंगे? मुझे लगता है कि ये जो SIFC वाला है तैयारी, उस तैयारी के जी, साथ ये होगा कि नहीं, हम ये फोर्स ही कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि बड़ी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर ये डेंट बढ़ेगा, तो उस डेंट को हम वहां से शायद रिकवर कर लेंगे। शायद कहीं ये सोच मौजूद है, जो हुँ। मुझे पूरी होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे हुक्काम तैयार है इस बात के लिए कि ठीक है, देख लेंगे। देख लेंगे, बाकी जो आएगा उस तरह देखेंगे। अभी जो कैपिटल हिल पे हमला था, उस पे डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद वो सज़ाएँ माफ़ कर रहा है। बर्तानिया की भी मिसाल देते, लेकिन वहाँ पे भी सिविल अदालतों में जो कुछ हुआ, वो हुआ। इनके पास ऑप्शन तो थी वैसे, इंसदादी दहशतगर्दी से दे दिलवा देते सज़ा। ये क्या सिर्फ़ दिखाने के लिए कि ज़ाहिर है 2 साल, तकरीबन 19 महीने हो गए हैं। 19 महीनों से एक 9 मई की एक रिट चल रही थी, तो वो उसको पूरा करना था। देखिए, सीधी बात यह है कि दो फरीक हैं। एक जानिब पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है जो हुआ हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लोग बीच में शामिल किए गए, उन्होंने किया। दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट कहती है जो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोग भी इसके अंडर आएंगे, इसमें ट्राई होंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो दोनों का एक दूसरे पर इल्जाम है, एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई पर, पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट पर। अगर मैं और आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर मैं और आप फैसला नहीं कर सकते, फिर कोई हुँ, थर्ड पार्टी फैसला करेगी। बिल्कुल। फिर कोई थर्ड पार्टी फैसला करेगी। तो यहां फैसला थर्ड पार्टी ने नहीं किया, जो अग्रीव्ड पार्टी उसने फैसला किया है। अब अगर बिल्कुल किसी ऐसे। जगह अग्रीव्ड पार्टी फैसला करे,
तो क्या उसको महज़िब दुनिया जस्टिस कह सकती है? ये नहीं, जस्टिस नहीं बिल्कुल कहला भी नहीं। सकता। लेकिन अग्रीव पार्टी फैसला कर रही है, फरीक जो मुतासरा फरीक है वो फैसला कर रहा है। ऐसा दुनिया में होता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा तारिक भाई, इसमें इन्होंने इमरान खान को भी बड़ी धमकियाँ दी हुई थी कि मिलिट्री ट्रायल कर देंगे, जनरल फैज़ वादा माफ़ हुआ है, वो रावी हसन साहब हैं, ये जो उनके मुनीर फ़ारूक साहब हैं, सुहेल वड़ाइच, उन्होंने बड़े-बड़े बयानात दिए हुए थे कि जी नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह मशरूत रिहाई कह रहे हैं कि आप बनी कला शिफ्ट हो जाएँ, भूल जाएँ अपने बाकी कैदियों को। तो ये 2 मामलात आपको क्या लगता है इसमें क्या, अभी रिचर्ड की तरफ भी मैं आता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो अ, इसीलिए वो इमरान खान की तरफ नहीं जा रहे या उधर भी जाएँगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो बाहर बैठ के बड़े जोर-शोर से कहा जाता है ना कि इमरान खान का नंबर आएगा, या इमरान खान को अंदाजा नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है, हुँ, या अडियाला का चांसलर अपनी मुद्दत पूरी करेगा, ये तमाम बातें करने वाले, इन्हें मैंने फौरी-फौरी पिछले कुछ दिनों में बार-बार पैंतरा बदलते हुए देखा है। बदलते देखे, हाँ। तो इन लोगों के जो दावे हैं ना कि हमें वो सब कुछ पता है, जो शायद किसी सबसे बड़े मनसब पे बैठे हुए शख्स को पता है। इस तरह के दावे इन लोगों के, तो इन्हें शायद उस हायरार्की में, उस ऑर्गेनोग्राम में अगर कोई छठे नंबर पर है ऊपर से, तो शायद उससे भी नीचे 7वें नंबर से कहीं खबर मिलती होगी मुमकिन तौर पर। हाँ, बिल्कुल लेकिन ये ऐसे लोग जाहिर ऐसे करते हैं कि जैसे मुझे वहीं से मिलता है, वहीं से बताया जाता है, डायरेक्ट और डायलिंग कान में और मेरे कान में फूंका जाता है। ये लोग दावा ऐसे ही करते हैं। सही बात तो है, सही बात। तो ये तमाम लोग जो हैं, आप देखिए कि अभी मुनीर फारूक साहब ने बहुत अचानक कहा कि हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि 9 मई को बड़ा जुल्म हुआ, बिल्कुल। बड़ी ज्यादती हुई। फिर हसन अय्यूब साहब ने ये कहा था, मेरे छोटे भाइयों की तरह हसन अय्यूब, बड़ा उसके साथ मेरा एक ताल्लुक रहा है क्योंकि हम दुनिया न्यूज में साथ थे। तो जी, हसन अय्यूब साहब ने एक दावा किया, और वो दावा ये था कि अगर बाहर से प्रेशर आएगा तो इमरान खान की बात मानी जाएगी। फिर जी। वही हसन अय्यूब अचानक कहने लगे, मुझे अब ये लग रहा है कि इमरान खान की बात नहीं मानी जाएगी, बाहर के प्रेशर को इनकार कर दिया जाएगा। वो तुक्के तो ही जिस मारते रहते तरह हैं। से ये, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन लफ्जी तौर पर फिट बिठाते, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इन लोगों की हालत ना बड़ी डावाडोल सही, हालत है। ये सही बात, किसी भी जगह सर्टन नहीं है। अगर ये वहां से कान में इनके आ रहा होता है तो ये सर्टन होते, ये सही सर्टन बात। किसी भी जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो वाक़ई बात दुरुस्त है, वो इस हल्के अबाब में नहीं है, उधर-उधर से उनको जो बहरहाल रिचर्ड की बमबारी आपने देखी और ट्वीट्स पे ट्वीट्स और इतना सीरियस मामला, आईएमएफ, फंड्स की तहकीकात, अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी जो लीक्स की भी जो इत्तलात आ रही हैं, अभी आपको पता है जी, ज़ाहिर है फंड्स की वो एक तो शीरी रहमान साहिबा की तो उन्होंने 5 लाख की फ़ौरन आ गई सामने, तो इस तरह के बाकी लोगों की भी आएँगी और ये यूएस एड का मामला और ये रिचर्ड की ट्वीट्स को, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं सारा? अच्छा देखिए, रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट्स जो हैं, या उसकी तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया, उसमें दो चीजें हैं। एक है उसका या अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे बात करना। इसको मैं अलग रख के रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट पे पहले बात करूंगा। ट्वीट्स बड़े हमारे लिए मजेदार थे। वो हुँ। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और उसके बाद फांकते जाओ और बैठ के देखो कि क्या हो रहा है। तो वो इस तरह के ट्वीट थे। बस ये रह गया था कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो ट्वीट करता या लिख देता, जब आएगा इमरान साहब की जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। और सही उसके बाद जो है, या वो है ना, द पुख्तनो समुद्री वाया 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 वाया, वो गा दे। तो अब ये रह गया है। इन बिल्कुल, लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिब्रान इलियास, अजहर मशवानी, इनमें से कोई अकाउंट चला रहा है, या वनी के तारड़ में एक लड़के को इन्होंने अल्लाह दत्ता को दिया हुआ है कि तुझे जो हम भेजेंगे वो तू कॉपी पेस्ट करके स्ट्रीट इस अकाउंट पे चढ़ाता जा। फिर वो आ गया चैनल पे बैठ के, न्यूज मैक्स पे उसने अपने सारी वो बातें कर दी, उसका सब डिस्कस होने लगा। तो ग्रैनल जो है वो असली है। वो होता है ना, हमारी कोई ब्रांच नहीं, तो वो वही अमेरिकन वाला में। रिचर्ड ग्रैनल है, बिल्कुल असली वाला, नकारों से होशियार। तो एक दूसरा, ये जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, मैं उसको इस वक्त इस तमाम मस्ती में भूल गया हूँ। जी, नहीं इसको मतलब ये जो यूएस एड फंड है, आईएमएफ को टैग कर रहा है, फिर वो तहकीकात की बात कर रहा है, अमेरिकन एम्बेसी को, उस पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है उसको वहाँ पे। ये तो बड़ा समझाया गया था। हमारे यहाँ ना इंटरनेशनल रिलेशंस पे सबसे बेहतर नजर रखते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। हाँ मेरे जी, करियर के आगाज के दिन थे, यासिर अरफात साहब का सफर आखिरत था। हमने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को लाइव लिया हुआ था। वो पाकिस्तान से फोन पे हमारे साथ थे, फुटेज कट हो गई थी, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब लाइव बता रहे थे कि ये जो शख्सियत है, ये है इस साल में
इक्तदार में आई थी, इस साल में ये मनसब संभाला था, ये हैं, इस मुल्क से हैं, इस जगह इसके रिश्तेदार हैं, वो एक एक शख्स का पूरा बायोडाटा बता रहे थे, बड़ा हैरान कुन था। वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, उन्होंने ये पहली बार बताया कि वहां से प्रेशर आएगा, बिल्कुल ठीक बताया। फिर उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बाकी चीजें बताना शुरू की और उन्होंने कहा कि प्रेशर आने का तरीका ये नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा और कहेगा हेलो शहबाज, ये नहीं होगा। वो जद्दा, वो रियाद फोन करेगा और अबू धाबी फोन करेगा, बिल्कुल ऐसे रियाद और अबू धाबी फोन करके वहां पे कहेगा, और उसके अलावा वो एक थोड़ा सा ना कहेगा IMF को और कहेगा जरा मरोड़े ऐसे करके, तो वहां से फिर जो कहा जाएगा किया जाएगा, हाँ उसके बाद जो है जरा यहाँ तकलीफ पैदा होगी, तो वो उन्होंने अभी से टैग करना शुरू कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा और ये असर दिखाएगा जब होगा। अभी तक ये लोग ये समझ रहे कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे लगा हुआ, ऐसा होता नहीं है। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, कोई पर्सनल कैपेसिटी में बंदा इतनी मस्तियां कर रहा होगा बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, जो इतनी कर रहा है बड़ी वो बड़ी देख स्टेटमेंट्स दे दे बंदा, बिल्कुल सही बात है। वो देख रहे हैं, वहां पे उनकी पूरी रिजीम देख रही है। एक बात। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, हमने देखा आज मियां जावेद लतीफ साहब को, तलाल चौधरी साहब को। अब वो जो मैं इंडियन फिल्में ना हमने बड़ी देखी है, बॉलीवुड की फिल्में, उसमें कई बार क्या होता है कि हीरो काफी दिन के लिए कहीं चला जाता है, फिर उसके बाद हीरोइन जो है ना वो आंखों में आंसू लेती है, एक हाथ से हीरो की शर्ट सीने पर से पकड़ती है, दूसरे हाथ से ऐसे करके हीरो के सीने पे हल्के हल्के बुक्के मारती है और अपना सर रखती है हीरो के सीने पे, और सर रख के ना रो के पूछती, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता था मैं क्या कर रही थी, तुम्हें अंदाजा भी था मैं इस दुनिया के सामने इसका सामना करते हुए कैसे ये दिन गुजार रही थी, मैं कितनी अकेली थी, मैं कितनी अकेली थी। वो ये बड़ी तकलीफ के साथ बताती है। अब आप तलाल चौधरी के, जावेद लतीफ साहब के जो ट्वीट उसको पढ़ें, नॉट अ वर्ड फ्रॉम यू, रोना आता है, नॉट अ वर्ड फ्रॉम यू, नॉट अ ट्वीट, नो मैसेज, आवर पेन डज नॉट मैटर टू यू। मतलब इस तरह की इन्होंने बातें की है कि तुम कहां थे गिरने, तुम कहां थे। पंजाबी कहते थे मेरे वाले तक सजना, वो वाली बातें कहते मैं भी तो बैठा हूँ, मुझे भी किसने। मैं इनकी वो हालत थी कि तुम कहां थे, मैं अकेली पड़ गई थी, तुम कहां थे। हाँ तुम कहां थे, मैं मजबूर थी, तुम कहां थे। तो वो इन लोगों की हालत थी। हाँ सही बात है, वो वाला काम हुआ इन्होंने वाकई। पर छोड़े भी बंदे ऐसे, कोई अकल वाला कोई 2-4 बंदे होते बात करते। बहरहाल ये आपकी बात तलाल चौधरी साहब, वो आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि हाँ जी इनसे पूछें, अभी पूछें CPAC स्टैंड्स फॉर, और वो नहीं बता सका बंदा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक बंदा कैबिनेट में, ये नहीं बता सका, और वो बंदा फिर उसके बाद ट्वीट ठोकता है इंग्लिश में। और मैं देख रहा था यार, मतलब किस तरह से वो ट्वीट उन्होंने ठोक दिया। वो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, वो आसान तरीका है, आप लिखें और लिखने के बाद चैट जीपीटी से कहें, नहीं वो अकल नहीं है ना उनको बेचारों को, नहीं वो बात वो इमरान खान साहब की है ना, जो लिखे पढ़े नहीं है और सीखने की कोशिश नहीं करते, वरना सीखने को बड़े तरीके हैं, गूगल पे डाल दे वो आपको खुद ही ट्रांसलेट कर देता। लेकिन नहीं, आप उनके ट्वीट पढ़े, आपको लगेगा कि तलाल चौधरी और मियां जावेद लतीफ साहब ने ऐसे हाथ रख के ना, वो जो अदाकारा शबनम के गहरे वाले सांस होते हैं वो नहीं लिए, बाकी सब कर लिया इन लोगों ने, सबका सब कर लिया। सही बात। अच्छा ये अभी जो इमरान रियाज का मामला है, वो आपने उस पर बात भी की। अभी जावेद चौधरी साहब ने भी वो कहा जी मस्कत में वो भाई के पास चले गए हैं। अल्लाह ताला इमरान को महफूज रखे। इमरान आपको पता है एक हमारा दरख्शां सितारा है सहाफ़त का, पाकिस्तान के लोग उसे उम्मीद की तरह देखते हैं। अभी जो इमरान के मामले पर ये जो कातलाना हमले की बात है, और ये इस पे कुछ है आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आप एहतियात से अगर शेयर करें? देखिए इसमें मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये कि इमरान के बारे में ट्विटर पे एक दो लोगों ने बात की और उसमें से कुछ चीजें मुझे पता चली ट्विटर से। मेरी अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू करते, मेरी बच्चियां यहाँ खड़ी हुई थी दोनों, वो आपसे भी बात कर रही थी, तो मेरे बच्चों से भी इमरान की बड़ी अच्छी बातचीत है और मेरी बड़ी फ्रीक्वेंट बात होती है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार, कई दफा दिन में 2-3 बार। तो इमरान से बात हो रही थी, जब ये हुआ तो मैंने इमरान को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे आपके वेयर अबाउट्स के बारे में फला चीज पता चलिए कि कहीं किसी जगह इस तरफ इस जगह, बट मैं ये चाहूंगा, जो भी मैं चाहता था वो मैंने उनसे कहा कि मैं ये चाहूंगा। तो फिर उसके बाद इमरान की कॉल आ गई और हमारे दरमियान बातचीत हुई और काफी तवील बात हुई, और उसके बाद फिर मेरी उसके बाद से अब तक 3 से 4 बार बात हो चुकी मुख्तलिफ चीजों पर। और जो तस्वीर नून लीग ने जारी की, वो तस्वीर भी वो मैंने इमरान से बात की, इमरान ने तमाम चीजें बताई। और अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक सहाफी दोस्त है जो इमरान के एक्स कुलीग भी रह चुके हैं और बड़े ठीक ठाक सीनियर आदमी हैं,
उन्होंने कहा यार मेरा राब्ता नहीं हो पाया, तुम्हारा राब्ता है। मैंने कहा सर मैं मैसेज पहुंचा दूं तो आपसे बात हो जाएगी। फिर उसके बाद उनका वापस फोन आया कि हो गई बात। तो अच्छा मैं आपसे अर्ज करूं, इमरान के मामले में ये जो बात है कि इमरान को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी डिटेल्स क्या है, लेट द राइट टाइम कम, इंशाल्लाह जी डिटेल्स ठीक सामने। है, वो बात सही है। अच्छा, अल्लाह इमरान खैर। के वेयर अबाउट्स क्या है? ये जो दावा हो रहा है ना, मस्कत में है, ओमान में है, या अमेरिका में या बर्तानिया में है, या जो सबमरीन केबल है उसके अंदर से निकल के गया है, या कश्ती में बैठ के गया है, या जहाज के पहियों से लटक के गया है, मैं इनमें से किसी भी चीज पर बात नहीं करता। मैं कहता हूँ यार एक बड़ा सा परिंदा आया था, उसकी पीठ पे बैठा इमरान और वो उड़ा के ले गया इमरान को। बिल्कुल तो सही बात, मतलब बिल्कुल अजीबो गरीब बातें हैं। तो ये तमाम बातें बेकार की हैं, इनको बिल्कुल रहने दिया जाए। एक बात याद रखनी चाहिए, 9 बार वो बंदा गिरफ्तार हुआ है, 9 बार, बिल्कुल। और इंतहाई गलत गिरफ्तार अच्छा, हुआ इस है। पे तारिक भाई कुछ लोग शुरू भी हो गए, मतलब मैं नाम नहीं लेता किसी का, मुनासिब नहीं है कि वो जी असासा है जर्नलों का, इसको पता नहीं ओवरसीज कंट्रोल करने के लिए छोड़ा जा रहा है। ये मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहाँ से बनाते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। देखिए मतलब बरतानिया में बैठे एक साहब हैं जिन्हें उनके महकमे से सजा भी मिल गई, वो ये तमाम बातें करना शुरू हुए और ज्यादती कर रहे हैं वो। उन्होंने कई बार जो चीजें की, जो चीजें कहीं, उनके जरिए ज्यादती की। उन्होंने कई बार अगर किसी तरह की जहनसाजी में हिस्सा लिया, उन्होंने उसके जरिए ज्यादती की। वो मेरे बारे में, मतलब मेरा उनसे बड़ा फ्रीक्वेंट राब्ता रहता था। जब वो पाकिस्तान से गए थे तो उन्होंने मुझे खुद एक सहाफी के जरिए राब्ता करके फोन करके शुक्रिया अदा किया कि आपने उस रोज 3 बार स्टोरी करके मेरे बारे में, मेरी वालदा के बारे में बात की, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने कहा यार वालदा जो है उनके बारे में बात करते हो तो आप शुक्रिया इसलिए अदा ना कीजिए कि माए सांची होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा दुरुस्त, जैसे मेरी माँ वैसे आपकी माँ, ऐसे ही और मैं काबिल बहने एहतराम। बेटियां, तो बिल्कुल। मैंने कहा कोई बात नहीं इस पर, मैंने कहा आप शुक्रिया अदा करने। तो मैंने कहा जब तक मुझे ही पता था, तो मैंने कहा जाहिर है कि बतौर सहाफी खबर थी मेरे लिए, मैंने उस पर बात की। और आपका ये पता चला कि एफआईए वाले इन्वॉल्व हैं। बाद में आपने कहा कि नहीं आपके अपने लोग थे, तो मैंने कहा ठीक है आपने खबर दे दी। ये उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी। उन साहब ने फिर मेरे बारे में बीच में ये कहा कि मैं दोनों तरफ खेलने वाला बंदा हूं, मेरे वहां पर भी राब्ते हैं, यहां पर भी राब्ते हैं। तो सहाफ़ियों के उनकी राब्ते तो होते हैं, ये पता नहीं उनको, उनके ज़हन में ये है अच्छा, कि राब्ता करना, हम तो खबर निकालने के उनकी लिए राब्ता, अहलिया ने इससे मुझे मतलब ये कहा टैग करके कि बड़ा मान था भाई आप पे, ये सोच रखा था कि अगर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वो आप हैं। मगर आपने भी जो है वो, उन्होंने अपने शौहर को वहां पे टैग करके ना, पत्नी सोल्जर स्पीक समथिंग, उस पे कहा कि आपने भी इनके साथ धोखा कर दिया, ये किया। मैंने कहा बहन आप आइंदा भी भरोसा कर सकती हैं। मैंने कहा बाकी आप जो सोचना चाहें आप आजाद हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन सही वो बात सब है, बड़ी जो ज्यादती मर्ज़ी कर करें, रहे हैं, उनकी बहुत तो ज्यादती कर मर्ज़ी। रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें ये भी तो हो सकता है कि उनके सोर्सेज़ उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हों, सोर्सेज़ भी फीड करते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसे बीच में सोर्सेज़ से गलती भी हो सकती कई है। दफा, और वो ये ये करते हमारे हैं। साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा बहुत हाँ, दफ़ा, ये सोर्सेज़ की तरफ करते से हैं कि खबरें वो आपको मसलूब गलत इंफॉर्मेशन जानबूझ के दे देते जी, हैं। जानबूझ के दे देते हैं कि आप उसको बिल्कुल मैनिपुलेट करें, और आप सोचते हैं, डॉट कनेक्ट करते हैं, जो स्टोरी लग रही होती है वो होती नहीं असल में, लेकिन हाँ, आपको लग रहा होता है कि ये ऐसा ही है। तो और बहरहाल ये चलें बड़ी इसको। डेलिब्रेट एफर्ट होती है ये। हाँ, इसमें शायद वो कुछ बाज़ औक़ात सहाफ़ती बैकग्राउंड ना होने की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती होंगी शायद उनकी, अच्छा, कि वो खुद उनको तो कहते ये हैं गुमान चलें है कि भाई। वो सहाफी वगैरह क्या, वो शायद जिम क्लेंसी के अब्बू हैं, या वो हार्ड टॉक कौन करता था पहले, मुझे स्टीव लगता है कि वो सकर, खुद को, स्टीव सकर। हाँ, तो वो जो है स्टीव सकर वगैरह के ये खुद को उस लेवल पे समझते हैं किसी जगह कि वो चलें, अल्लाह सिर्फ करे उसको भी सहाफियों मेरा से भी उम्र। बड़ी चीज है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपको क्या लगता है, खान की रिहाई पे जो मशरूत मामलात हैं, ये किस तरफ जाएँगे? आपको लगता है कि ये सिर्फ़ एक वो टैक्स हैं टाइम बाय करने के, क्योंकि 24 दिन रह गए इनके 20 जनवरी में, तो यार दो आप। चीजें हैं, जी, देखिए प्रिडिक्ट करना तो आसान नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं। एक है दावे कि कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक है हमारे सामने माजी और माजी की मिसालें। तो माजी की मिसालें बताती हैं कि हर बार बातचीत हुई है, हर बार डील हुई है, और हर बार कुछ हमारी मान लो कुछ अपनी मनवा लो, ये किया गया है। दावा तब भी यही था, यानी अगर आप मियां नवाज शरीफ का मामला याद करें तो सिक्योरिटी रिस्क तक करार दिया गया था। फिर बिल्कुल ऐसे जाके ही। दोबारा बातचीत वगैरह सब कुछ हुई। उससे पहले भी भुट्टो के मुतम्मा मामले में जो बिल्कुल, हुआ, बाकियों के मामले में जो हुआ, बेनजीर के मामले में जो हुआ, तो ये पहले भी हुआ है। क्या ये बिल्कुल। अब की बार भी होगा? तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, अब की बार 9 मई हो गया है, अब की बार नहीं होगा।
तो मैं तमाम ऐसे लोगों से कहता हूं जिन्हें लगता है 9 मई हो गया है, जब 25 मई हुआ था ना, 23 और 24 मई हुआ था, तो उस वक्त कोई 9 मई नहीं था। जब मार्च का मिड था और इमरान खान के घर पे पूरा अटैक हुआ था और इमरान खान इतने शल लेकर अल जजीरा पे बैठा हुआ था, तब कोई 9 मई नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात, 18 जब हमले हो चुके, बिल्कुल। जब पंजाब असेंबली में सब कुछ रोका जा रहा था, तब कोई 9 मई नहीं हुआ था। 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होने दिए गए थे, तब कोई 9 मई नहीं हुआ था। तो जो कुछ हो रहा है 9 मई से पहले से हो रहा है। रास्ता रोकने की कोशिश 9 मई से पहले से जारी है। बिल्कुल, ज़िले शाह की शहादत हो चुकी थी, अरशद शहीद का बिल्कुल। मामला हो चुका था। उसके अलावा आप देखें वो जो असेंबली में जो वारदातें हो रही, शहबाज गिल का मामला था, आज़म स्वाति थे, एक पूरी एक ट्रेल है वो तो बहुत बड़ी। 9 मई तो एक बहाना था, बाकी तो ये निशाना पीटीआई थी। तो आपको लगता है कि ये मामलात बेहतरी की तरफ इंटरनेशनल दबाव के ज़रिए ही जाएँगे? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक, ये खबर पहले भी आई। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मीटिंग्स हुई, एक साहब की जो सिविल साइड के थे, एक साहब की जी। जो दूसरी साइड के थे। और उन 3 मीटिंग्स में एक पहली इत्तेफाकन हुई थी, फिर तय किया गया कि दूसरी करते, ऊपर से हिदायत लेते। दूसरी मीटिंग की और ऊपर से हिदायत लेने के बाद की, फिर उसमें जो कुछ तय हुआ वो ऊपर बताते। तीसरी मीटिंग करते हैं और तीसरी मीटिंग के बाद फिर ऊपर बताते। वहां से चीजें आगे बढ़ी थी। जो बैकडोर है उसमें बहुत कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है कि उस पर भी शायद किताबें लिखी जा सकती हैं। बिल्कुल सही उनमें बात से है, कुछ बिल्कुल चीजों की हमें खबरें मिलती रही, कुछ मिलती की रही। नहीं मिलती थी। इंतजार पंजोता साहब जब उठाए गए थे, उससे पहले वो हमें जो चीजें बताते थे वो बाहर आने वाले बाकी वकला नहीं बताते थे। अब की ये बार तो है। खालिद यूसुफ चौधरी का आईफोन चोरी हुआ है और अजीबोगरीब चीजें जो हो रही हैं। तो मुझे लगता है कुछ इतना कुछ है जो पीछे हो रहा है कि हमारे सामने कहीं किसी जगह कोई बहुत अजीबोगरीब चीज हो सकती है और हमने इस मुल्क में होते हुए देखी है। तो कुछ भी बिल्कुल सही। प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। बिल्कुल, अभी वो हसन निसार साहब से कुछ महीने पहले मैंने वो बात की, तो मैंने जब प्रेडिक्शन की, वो कहते हैं मेरे से तुम अमेरिका का पूछो, ऑस्ट्रेलिया का पूछो, बर्तानिया का पूछो, मैं तुम्हें एग्ज़ैक्ट बताऊँगा। यहाँ की प्रेडिक्शन मैं तुम्हें नहीं दे सकता कि क्या हो सकता है, यहाँ तो किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। बात हाँ, आपकी बिल्कुल हमारा दुरुस्त। हमारी ताकतवर हल्के कराची के मौसम की तरह है। सही बात है। तारिक भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बड़ी अहम डिस्कशन थी जो लोगों तक पहुँचेंगी ज़रूर। आई एम ऑनर्ड, इंशाल्लाह आई थैंक विल यू। बी इन टच विद यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।